नरेंद्र मोदी जी, जैन साहब बोलिएगा। नरेंद्र मोदी जी अटल जी से भी आगे जाएंगे। अटल जी को 25 पार्टियों का समर्थन मिला था, इनको 30-35 पार्टियों का समर्थन आपने आज आपने जो बात कही है, मैं आपकी रैली से ये इत्तेफाक रखता हूं कि आपकी रैली दक्षिणी हरियाणा की अब तक की सबसे बड़ी रैली है। मैं इसको मानता हूं, एक सोशल वर्कर होने के नाते मैं दिल से कह रहा हूं। परंतु अगर इस रैली से अगर आप ये चाहते हैं, आपको लगता है कि 10 के 10 पार्लियामेंट की सीटें आप जीतने वाले हैं, तो मैं इसमें एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, क्या जिस पार्टी से आपका गठबंधन है उस पार्टी के अंदर वो जो एक लोकसभा की सीट जीते हैं, दूसरा कैंडिडेट क्या उनका चंद्रमोहन होगा? आपने पूछा है क्या उनसे? जी जैन साहब, एक तरफ इनेलो आपको पूरा समर्थन दे रही है। जैन साहब, अलायंस हुआ है हरियाणा जनहित कांग्रेस का और भारतीय जनता पार्टी का। उस मेरी बात सुन लीजिए, हमने पीछे जो 2 उपचुनाव हुए, हिसार में लोकसभा का उपचुनाव हुआ, श्री कुलदीप बिश्नोई हरियाणा जनहित कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के कॉम्बिनेशन के उम्मीदवार थे और वो चुनाव जीते। 2 विधानसभाओं के उपचुनाव हुए, एक बीजेपी ने लड़ी, एक हरियाणा जनहित कांग्रेस। सर, आप एनडीए की बात करते हो, आपके गठबंधन का नाम नहीं ले रहे हैं। लोकसभा तक रहेगा, आगे भी रहेगा, हम लोकसभा भी जीतेंगे। सर, गठबंधन जीतेगा। सर, गठबंधन के हजका सुप्रीमो का नाम तक नहीं लिया। इस बात को क्यों नहीं कहते सर? 10 लोकसभा सीटें भी लड़ेगा। नहीं, आप लड़ेंगे, मैं निश्चित तौर पर। नाम तो उन्होंने रामविलास शर्मा का भी नहीं लिया। आप बात को समझने की कोशिश करिए। लेकिन रामविलास शर्मा ने मंच से संबोधन किया। सिर्फ जनरल वीके सिंह जैन साहब, रामविलास शर्मा ने मंच से रैली को संबोधित किया। कुलदीप बिश्नोई को रैली को संबोधित करने का मौका भी नहीं दिया गया। आखिर क्यों, जबकि इतनी बड़ी रैली आप लोग कर रहे थे? मैं आपको वो कुलदीप बिश्नोई जी से, कुलदीप बिश्नोई जी को मोदी जी को टाइम दिया है कि हम तो हर जगह हर रोज बोल रहे हैं, लोग हमें सुन रहे हैं। आज सबसे ज्यादा टाइम हम मोदी जी को देंगे और कुलदीप जी ने खुद मोदी जी को ये बात कुलदीप जी मंच पर भी आकर कह सकते थे, ऑलरेडी कहा है उन्होंने, और वो मोदी जी का स्वागत कर सकते थे। इस बात के लिए नरेंद्र मोदी कुलदीप बिश्नोई का धन्यवाद कर सकते थे। ज्यादा से ज्यादा टाइम मोदी जी को दिया है, वो इसलिए दिया है कि कुलदीप जी आप इन बातों में मत जाइए, आप बीच में स्टेज पे कहा है। ठीक है, राजीव जेटली साहब कुछ कहना चाहते हैं। जेटली साहब कहिए। मोदी, भारतीय जनता पार्टी। देखिए, मैं सबसे पहले तो मैं बात करूंगा कैप्टन साहब से। जो कैप्टन साहब, आप तो आर्मी में रहे हैं और आपने आर्मी में रहे हैं, आपने इतने सारे बेनिफिट भी बता दिए कि कांग्रेस सरकार ने कितने बेनिफिट आर्मी को दे रखे हैं कंपैरिजन करके गुजरात के साथ। लेकिन मैं एक छोटी सी बात बोलूंगा, क्योंकि आप केंद्र की राजनीति से भी जुड़े हुए हैं, आपको ये बहुत अच्छी तरह मालूम होगा कि हमारे जो सेक्रीफाइसेस हो रहे हैं उसका रेट कितना बड़ा है। क्या आप ये उस तरीके की बात नहीं कर रहे हैं जैसे बाढ़ के अंदर लोग मर जाते हैं और उसके मुआवजे दिए जाते हैं? आपकी डिफेंस पॉलिसी क्या है? आपकी फॉरेन पॉलिसी क्या है? आप आज जो नरेंद्र मोदी जी ने बात करी, सिर्फ चीन की और पाकिस्तान की करी। आप देखिए, कांग्रेस की सरकार ने हमारे को बांग्लादेश में भी कितने ह्यूमिलेट होने के लिए आगे कर दिया है। बांग्लादेश में भी हमारी फॉरेन पॉलिसी पुअर हो चुकी है। जो सेक्टर हमारे पास होते थे वो आज बांग्लादेश के पास है। इधर श्रीलंका के साथ हमारे हालात खराब हैं, उधर से हमारे सारे सैनिक मरते जा रहे हैं। आपके छोटी छोटी बातों के साथ अपने बेनिफिट नहीं गिनवा सकते हैं। आप कंपैरिजन कर रहे हैं गुजरात के साथ कि गुजरात के अंदर इतना पैसा दिया जाता है शहीदों को, इधर इतना दिया जाता है। आप ये क्यों नहीं देखते हैं कि शहीद हो क्यों रहे हैं? यहाँ पर आपकी सारी पॉलिसीज फेल हो चुकी हैं। और दूसरी बात रही, मैं अभी जो बात हो रही थी हजका और भाजपा गठबंधन की, देखिए नरेंद्र मोदी जी हरियाणा की पृष्ठभूमि से बहुत लंबे टाइम से जुड़े रहे हैं, हरियाणा की पृष्ठभूमि को जानते हैं, हरियाणा के वो प्रभारी भी रहे हैं, एक एक व्यक्ति को जानते हैं। आज उन्होंने अपने भाषण में बहुत स्पष्ट तौर पे बोला कि मैंने ताऊ देवीलाल जी के साथ भी काम किया है। आप देखिए, इसके भी संदेश बहुत क्लियर हैं। भाई अभय सिंह चौटाला ने जब ये खुला ऐलान किया कि हम समर्थन देंगे भाई नरेंद्र मोदी को, तो नरेंद्र मोदी जी ने उससे पहले ये बात बोली थी तो मुझे ताऊ देवीलाल जी के साथ काम करके अच्छा लगा है। तो उनको भी पता है कि हरियाणा के अंदर अगर राजनीति करनी है तो सिर्फ एक ही विकल्प है और एक ही पार्टी है जो आपको सत्ता तक लेके जा सकती है। समझें, आपकी बात को अगर हम सरल करें तो इसका मतलब ये है कि नेता अपनी भाषा में, और खासतौर से नेता अगर नरेंद्र मोदी जैसा हो, तो वो अपनी भाषा में, अपने भाषण में इशारा करता है। देवीलाल जी का नाम लेना कुछ ऐसा ही इशारा था। इस बात से आप इत्तेफाक रख रहे हैं? देवीलाल नहीं, आप इस बात से इत्तेफाक रख रहे हैं कि नहीं रख रहे? अगर ये इशारा था और एक तरफ मोदी जी इतना माइन्यूट ऑब्जर्वेशन रखते हैं जिसका रिस्पॉन्स अभय चौटाला के बयान से मिला, तो दूसरी तरफ
भजनलाल जी का नाम उन्होंने नहीं लिया, कुलदीप बिश्नोई का नाम उन्होंने नहीं लिया, जिसके बारे में हज का भी तर्क दे रही है, जैन साहब भी दे रहे हैं। ये तो कम से कम एक बात मैं और बोलना चाहूंगा, मोदी जैसे नेता ये तो समझ सकते हैं कि अगर हम देवीलाल का नाम ले रहे हैं, अगर इससे एक इशारा जाता है तो भजनलाल का नाम नहीं लेंगे, इससे दूसरा इशारा जाएगा। यही बात। और दूसरी बात मैं आपको बोलना चाहूंगा बहुत स्पष्ट तौर पे, जी जैन साहब आप भी जानते हैं और पूरा हिंदुस्तान जानता है, जब भी आप हरियाणा से बाहर निकलते हैं, हरियाणा के अंदर जो हरियाणा की आइडेंटिटी जो बोली जाती है वो ताऊ देवीलाल बोली जाती है। आप कश्मीर से कन्याकुमारी तक चले जाइए, अगर आपको हरियाणा, कुछ लोगों के पास जब वो हरियाणा का नाम लेते हैं तो वो सीधा बोलते हैं कि देवीलाल वाले हरियाणा। और यही बात बिल्कुल मेरी यही बात है, सत्य बात है, बिल्कुल सत्य बात, यही बात है जो नरेंद्र मोदी जी ने ग्राउंड रियलिटी ऐसा नहीं है। बिल्कुल आप देखिए एक पॉइंट है इसमें ये भी है, जैन साहब कहिए जैन साहब, एक पॉइंट इसमें ये बस भी है, सीमा जी आ रहे हैं आपके पास, जैन साहब जी कहिए। ये आपने जो बात कही है, चौधरी देवीलाल का हरियाणा को बनाने में, हरियाणा की राजनीति में एक विशेष स्थान रहा है। चौधरी बंसीलाल जी का भी विशेष स्थान रहा है हरियाणा के विकास में। देखिए जो बंसीलाल भजनलाल जी का नहीं रहा, भजनलाल का क्या रहा है, चंद्रमोहन का क्या रहा है, जैन साहब भजनलाल जी का नहीं रहा कोई स्थान, जो हरियाणा का उप मुख्यमंत्री उसका क्या रहा है। आप गलत परिप्रेक्ष्य में, चौटाला ने बिल्कुल राजीव जेटली ने ये बात उठाई, शिवा जी राजीव जेटली इस बात को उठा रहे हैं। अगर एक राजनेता मोदी जैसा स्पीकर अगर इस बात को समझता है कि देवीलाल का नाम लेना है, बंसीलाल का नाम लेना है, वहीं दूसरी तरफ वो भजनलाल को या कुलदीप बिश्नोई को इग्नोर क्यों कर जाते हैं, और ये इग्नोरेंस क्या संकेत दे रहा है? शिवा जी हम केवल इस बात को जानना चाह रहे हैं। आप जो है शायद इस बात का एक परिप्रेक्ष्य ले रहे हैं, दूसरा नहीं ले रहे कि अभय जी ने एक स्टेटमेंट दी कि वो पूरी तरह से समर्थन देंगे, तो आप इस चीज को इस परिप्रेक्ष्य में भी लेना कि श्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं अक्रॉस द पार्टी लाइन, ठीक है, मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ जो सरेआम कांग्रेस के हैं लेकिन वो खड़े होकर के बोलते हैं मोदी जी लाओ और हम सारे वोट मोदी जी को देंगे, ठीक है, हम चाहते हैं मोदी जी को लाना। तो एक ये भी परिप्रेक्ष्य, ये राष्ट्रीय नेता है, ये प्रोटोकॉल जानते हैं और इन्होंने अपने प्रोटोकॉल के हिसाब से ही अपना भाषण दिया है और उस भाषण में बहुत स्पष्ट तौर पे बोला, बहुत स्पष्ट तौर पे बोला प्रतिक्रिया हरियाणा के अंदर राजनीति से पहले तो इंडियन नेशनल लोकदल ही एक विकल्प हो सकता है जो उनको सत्ता तक ले कम से कम डॉक्टर साहब आपके दिल की धड़कनें तो बढ़नी चाहिए इस बात से। निशान खत्म हो जाए। देखिए खत्म तो वो है जो कागजों पे नजर ही नहीं आते हैं। 1999 से अब तक इनकी एक में आप बताइए 1999 से अब तक जैन साहब के पास समय कम है, आप बताइए 5 या 6 जैन साहब के पास समय कम है, जैन साहब के पास समय कम है, हम उनसे 2 सवाल ले लेते हैं। जैन साहब, इंडियन नेशनल लोकदल से आप लोग गठबंधन करने जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं? जो परिदृश्य बनता दिख रहा है नेशनल लेवल पर लोकसभा चुनाव में, आप भी इस बात को अच्छी तरह समझते होंगे कि मुफीद इनेलो ज्यादा है बजाय हजका के। क्या ये रणनीति अब बीजेपी अपनाने वाली है? जहां तक मेरी जानकारी है, हमारा इस समय भारतीय जनता पार्टी का हरियाणा जनहित कांग्रेस का समझौता है, गठबंधन है, जो आने वाले लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में चलेगा। मेरी जानकारी के मुताबिक अभी तक हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी का किसी और पार्टी से गठबंधन की कोई जानकारी मेरे को नहीं है, और जो मेरी जानकारी है उसके मुताबिक लोकसभा और विधानसभा चुनाव में हमारा हजका से गठबंधन रहेगा। हाँ, इंडियन नेशनल लोकदल ने जो घोषणा की है कि हम नरेंद्र मोदी जी का समर्थन करेंगे, उसका हम स्वागत करते हैं, और हमारा यही कहना है कि सिर्फ इंडियन नेशनल लोकदल नहीं, देश की 25-30 ऐसी रीजनल पार्टीज हैं जो भले ही आज हमारे साथ अलायंस में ना हो, लेकिन जब सरकार बनने का प्रश्न आएगा तो वो नरेंद्र मोदी जी का समर्थन करेंगी। जैन साहब, एक सवाल और, अम्मू जी भी आपसे एक सवाल करना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले एक सवाल और। क्या नरेंद्र मोदी की इस रैली के बाद बीजेपी प्रदेश में इस हैसियत में आएगी कि दूसरे दलों की बैसाखी को लेना बंद करे और अपना जनाधार बढ़ाए? भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में एक आज तक की राजनीति में किसी न किसी सहयोगी के साथ चलती रही है। इस रीजन में 2 एक्सपेरिमेंट हैं, दिल्ली में और हिमाचल में। कांग्रेस और भाजपा हम 2 एक दूसरे का विकल्प हैं। पंजाब और हरियाणा की राजनीति में हम किसी न किसी सहयोगी के साथ चलते रहे हैं। हम अपने समझौते पर कायम रहेंगे। ये आने वाला समय बताएगा कि भारतीय जनता पार्टी कितनी ताकत लेती है
और कितनी स्ट्रेंथ उसकी होती है। हम एनडीए में बने रहना चाहते हैं, हम एनडीए को मजबूत करना चाहते हैं और हम अपने किसी भी सहयोगी दल की कॉस्ट पर अपनी पार्टी को मजबूत नहीं करना चाहते। हम कांग्रेस को कमजोर करके भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं। यानी निशाना कांग्रेस पर है। कैप्टन साहब के पास चलेंगे, लेकिन उससे पहले अम्मू जी का एक सवाल। कहिए अम्मू जी। सतपाल जी, मैं खुद एडवोकेट हूँ, आपका आप ही की बार का सदस्य हूँ मैं भी। जिस समय बाबरी विध्वंस हुआ अयोध्या के अंदर, उस समय गुड़गांव के अंदर, मेवात जिले के अंदर दंगे हुए थे। जिस समय सारे मंदिरों को मेवात के अंदर तोड़ा गया, उस समय चौधरी भजनलाल हरियाणा के मुख्यमंत्री थे और जितने मुकदमे उस समय वहां पर जो कांड हुआ वो मुझसे ज्यादा अधिक आप जानते हैं। उन सारे मुकदमों को इन्हीं चौधरी भजनलाल ने, जो कुलदीप बिश्नोई जी के पिताजी हैं, इन्होंने वो सारे के सारे मुकदमे वापस ले लिए थे। एक तरफ मोदी जी बात करते हैं हिंदुओं की, एक तरफ करते हैं सैनिकों की, एक तरफ करते हैं पाकिस्तान और चीन की। क्या आप ऐसे लोगों के साथ गठबंधन जारी रखना चाहेंगे? ये क्वेश्चन है मेरा आपसे। काफी फंसा दिया जैन साहब आपको अम्मू जी ने। राजनीति, पानी, नदी, राजनीति नहीं कुछ नहीं फंसा। मैं अभी जवाब दे रहा हूं। राजनीति नदी के चलते हुए बहते हुए पानी की तरह होती है, उसको आगे बढ़ना होता है। स्वर्गीय जगजीवन राम जी ने इमरजेंसी में इमरजेंसी लगाने का बिल पार्लियामेंट में पेश किया था और जब वो इमरजेंसी के विरोध में इंदिरा गांधी को छोड़कर आए तो उनका भी हमने स्वागत किया था। ठीक है, इसलिए जो समय बीत चुका है, आप 1991-92 में खड़े नहीं रह सकते, आपको आगे चलना है। आज हम कहां खड़े, हमको वो देखना है। मैं एक नहीं 50 ऐसे लोगों की उदाहरण आपको दे सकता हूं जो कहीं पीछे पास्ट में कहीं ना कहीं किसी स्टैंड पर रहे होंगे, आज वो कहां खड़े हैं, आगे वो कहां चल रहे हैं, वो विषय होता है। एक नहीं 50 उदाहरणें मैं दे सकता हूं। हेमवती नंदन बहुगुणा इंदिरा गांधी के विरोधी थे, इमरजेंसी के बाद इंदिरा गांधी के साथ आए, फिर मतभेद हो गया तो वो विपक्ष में आ गए थे। इसलिए जब आप निर्णय ले रहे हैं, उस निर्णय के समय कोई व्यक्ति कहां खड़ा है, उसकी क्या नीतियां हैं, उसको लेकर आपको आगे चलना है। चौधरी बंसीलाल जी खुद इमरजेंसी में इंदिरा गांधी के समर्थक थे। जब वो कांग्रेस छोड़कर आए, हमारा उनसे समझौता हुआ और हमारी हरियाणा में सरकार बनी। सुखराम जी हिमाचल में किसी समय कांग्रेस के साथ थे, उसके मंत्री थे, बाद में वो छोड़कर आए। शंकर सिंह बघेला भाजपा में होते थे, वो छोड़कर कांग्रेस में चले गए। इसलिए प्रश्न नीतियों का है, प्रश्न पार्टियों का है, प्रश्न व्यक्तियों का नहीं है। यानी नीतियां बदलती हैं तो दल बदल जाते हैं। जिन पंच निष्ठाओं को लेके संघ चला है, उन पंच निष्ठाओं का सम्मान करें आप। हम तो आपकी पार्टी से ये उम्मीद करते हैं। मैं अपनी बात रख रहा हूँ। जैन साहब, एक सवाल और, आज काफी लोगों ने सवाल पूछा कि सुषमा जी इस रैली में क्यों नहीं पहुंची। हम अपनी परंपराओं का, सुषमा जी हरियाणा से ही आती हैं, नेता विपक्ष हैं हमारे देश की संसद में, लोकसभा में। सेल की रैली थी और इसमें पहले से तय था। हाँ, मैं बता रहा हूं जी। हाँ, ये रैली पूर्व सैनिक रैली पहले से तय थी और किस रैली में कौन जाएगा ये पहले से तय होता है। हर रैली में हर नेता का जाना संभव नहीं होता। जहां राहुल गांधी जाते हैं, ये सोनिया जाती है, अच्छा संदेश देने के लिए, संकेत देने के लिए। हमारे यहाँ नरेंद्र मोदी हैदराबाद गए थे, तब भी सुषमा जी नहीं थी। जयपुर गए थे, तब भी नहीं थी। लेकिन हरियाणा के रेफरेंस थोड़ा अलग है जैन साहब, हरियाणा के रेफरेंस अलग है। आपके काफी तर्क कैप्टन अजय यादव सुन रहे हैं। कैप्टन साहब, अब किस तरह से मुकाबला करने के लिए आप लोग तैयारी कर रहे हैं? कम से कम इस बड़ी रैली ने कांग्रेस को थोड़ा तो सोचने पर मजबूर किया होगा कैप्टन साहब। देखिए, ऐसा है, मैं पहले कह चुका हूँ, हजका और बीजेपी जो अलायंस है, जी जी बिल्कुल पूछ सकते हो, अपनी बात कह लें। चलने वाला नहीं है ये जी। और हजका और बीजेपी का अलायंस चलने वाला नहीं है। पिछली बार भी इनकी कोई सीट नहीं आई थी और अभी भी आने वाले जो चुनाव है वहां भी इनकी सीट आने वाली नहीं है। एक जो बात मैं जिसका जवाब देना चाहूंगा, इन्होंने ये कहा कि जो कांग्रेस की जो फॉरेन पॉलिसी वो ठीक नहीं है। आपने देखा होगा कि अभी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी अभी गए थे वहां पर G20 के समिट में गए थे, तो वो एक पार्ट ऑफ G20 है। हिंदुस्तान का अपना एक रुतबा है और ये बात कहना कि हमारी फॉरेन पॉलिसी ठीक नहीं है, ये बिल्कुल बात उचित नहीं है। और सीरिया के मामले में भी अपना अलग हमारा रुख है। कैप्टन साहब, हमारी फॉरेन पॉलिसी देखिए डिटेरियोरेट हो चुकी है। अगर आप पीछे 10 साल पीछे जाके देखेंगे, ऐसे हमारी फॉरेन पॉलिसी डिटेरियोरेट हो चुकी है, ये बात आप भी जानते हैं। वो हमेशा नॉन अलाइंड रही है, हम किसी के
पिछलग्गू नहीं रहे हैं। और चाइना को दिक्कत क्या हो रही है, क्योंकि हमने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव कर लिया है। लेह लद्दाख तक हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो गया है।